हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद सोशल साइंस में एक नए टॉपिक के साथ आपकी उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। मीन्स आज का हमारा टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रमुख क्रांतिकारी संगठन। क्रांतिकारियों के द्वितीय चरण में युवाओं ने कई क्रांतिकारी संगठन बनाए, जिसमें से भगत सिंह, यशपाल तथा छबीलदास ने नौजवान सभा की स्थापना की। और 1928 में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना। यानी कि क्रांतिकारियों के दूसरे चरण में कई युवा सामने आए और उन युवाओं ने कई संगठन बनाए, जिसमें कि छबीलदास और यशपाल और शहीद भगत सिंह ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, इन्होंने जो पहले से स्थापित था संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन उसका रख दिया, और जिसका उद्देश्य था क्रांति के माध्यम से अपने देश को उखाड़ फेंकना और गुलामी को जंजीरों को तोड़ना। क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम। तो क्रांतिकारियों के जो कार्यक्रम थे वो क्या थे? दूसरे चरण के क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे सरकारी अफसरों तथा पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना नहीं बनाया। यानी दूसरे चरण के जो हमारे देश के उस समय के क्रांतिकारी थे, उन्होंने छोटे छोटे अफसरों और पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि आज़ादी प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। और उनके कार्यक्रम इस प्रकार थे। यानी कि जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने छोटे छोटे अधिकारियों और पुलिस वालों को अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि अपने सामने उन्होंने ये उद्देश्य रखा कि स्वराज प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका जो मेन उद्देश्य है। उसके लिए उन्होंने इस तरह के कार्य किए। नंबर 1, उद्देश्य प्राप्ति हेतु बैंकों की लूट तथा सरकारी खजानों पर कब्जा किया। यानी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने उस समय बैंकों को लूटा और सरकारी खजाने जो हुआ करते थे उन पर भी अपना कब्जा जमाया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य भागों में क्रांतिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया। यानी अपने जो आज़ादी का उनका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने देश के अन्य भागों में जो दूसरे क्रांतिकारी थे उनके साथ तालमेल बिठाया, उनसे मेलजोल बढ़ाया। तो इस तरह उनकी ये कार्यक्रम थे। अब हम बात करेंगे काकोरी कांड के। उत्तर क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत ये कांड मतलब आता है, काकोरी कांड वाला जो घटना है। तो क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता थी। यानी जब क्रांतिकारी गतिविधियां जो संचालित उस समय की जाती थी, आंदोलन जो चलाए जाते थे, उन्हें चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, यानी कि पैसों की जरूरत होती थी। इसके लिए 9 अगस्त 1925 को लखनऊ 9 अगस्त 1925 ये डेट है काकोरी कांड की। तो 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारी सरकारी खजाना लूटने में सफल हुए। यानी कि ये जो डेट है 9 अगस्त 1925 की, इस दिन जो क्रांतिकारी थे वे उत्तर प्रदेश के 2 जगह सहारनपुर और लखनऊ लाइन पर, यानी सहारनपुर और लखनऊ के बीच में एक जगह पड़ती है काकोरी, वहाँ पर उस रेलवे स्टेशन पर हमारे देश के क्रांतिकारी सरकारी खजाना लूटने में सफल हुए। और इस घटना की एवज में उन्हें भारी संख्या में देश के युवकों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को इस केस के संबंध में फांसी की सजा दी गई और इनके अलावा 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गईं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह घटना कब घटी थी? 9 अगस्त 1925 को घटी थी। और कहाँ पर घटी थी? तो यह घटी थी सहारनपुर और लखनऊ रेलवे लाइन के बीच में एक जगह पड़ती है काकोरी, उस स्थान पर यह घटना घटित हुई थी। और इस घटना की एवज में हमारे देश के कई युवकों को पकड़कर जेल में डाल दिया था। इसके अलावा कईयों पर मुकदमा चलाया और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इन सभी को
फांसी की सजा दी गई और इसके अलावा 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। तो इस तरह ये काकोरी कांड की घटना है। अब हम बात करेंगे एक और क्रांतिकारी हमारे देश के लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय दिसंबर 1928 में लाहौर में अंग्रेजों के लाठीचार्ज से पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय पंजाब राज्य के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और दिसंबर 1928 में लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान में है ये शहर, लेकिन पहले ये भारत में ही था क्योंकि तब हमारा देश गुलाम था और पाकिस्तान नहीं बना था। तो लाहौर में अंग्रेजों के लाठीचार्ज में पंजाब के जो नेता थे इनकी मृत्यु हो गई और इस महान नेता की हत्या के प्रतिशोध मीन्स होता है बदला लेना, क्रांतिकारियों ने अपना कर्तव्य समझा। यानी ये जो नेता थे इनकी जो हत्या अंग्रेजों ने लाठीचार्ज से कर दी थी, इनकी हत्या का बदला लेना हमारे देश के बाकी क्रांतिकारियों ने अपना कर्तव्य समझा और 1928 ईस्वी में ही पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। मतलब लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में एक पुलिस अधिकारी था, उसकी भी 1928 में ही सैंडर्स नाम था जिसका, उसकी हत्या कर दी गई। यानी सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला था। अब हम बात करेंगे केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। यानी कि यह है घटना भी बहुत ही इतिहास में फेमस है कि केंद्रीय विधानसभा में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बम फेंके थे। तो 1929 में केंद्रीय विधानसभा, सन 1929 में केंद्रीय विधानसभा जो कि कलकत्ता में थी उस समय, क्योंकि पहले हमारे देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो कलकत्ता में 2 बम फेंके और कहाँ पर फेंके? विधानसभा में फेंके। सरकार के नए दमनकारी कानून का विरोध और मार्च 1929 में ही की गई 31 मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी का प्रतिशोध प्रकट करने के लिए यह कार्य किया गया था। यानी कि ये जो विधानसभा पर बम फेंका गया था उसका कारण था, एक तो सरकार के द्वारा नए दमनकारी जो कानून बनाए जा रहे थे उनका विरोध करना था और दूसरा था मार्च 1929 में मजदूर का जो साथ दे रहे थे हमारे देश के कुछ नेता, उन नेताओं को 31 मजदूर नेताओं को उस समय ब्रिटिश सरकार ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया था, यानी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो इस घटना के एवज में, यानी इस घटना के बदले में इसके बदले में ये घटना को अंजाम दिया हमारे देश के युवाओं ने। यानी कि उनको जब जबरदस्त बिना कसूर जेल में बंद कर दिया तो इस बात का बदला लेने के लिए इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके थे। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों पर षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चला। यानी ये जो घटना थी केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की, तो इस घटना के बदले में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, राम प्रसाद बिस्मिल की पिक्चर लगी हुई है। तो राम प्रसाद बिस्मिल ये थे। अब हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह की। अभी मैंने आपको शहीद भगत सिंह के बारे में बताया कि असेंबली में बम फेंकने के एवज में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। तो क्रांतिकारी अदालत में जो बयान देते थे वह अगले दिन अखबारों में छपते। और तो उस समय हमारे देश के जो क्रांतिकारी हुआ करते थे वो जब उन्हें जेल में बंद करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता था, तो जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता था अदालत में, वह जो बयान देते थे उन बयानों को अगले दिन समाचार पत्रों में छपवाया जाता था और पूरे देश में इसका प्रचार किया जाता था। पूरे देश भर के विरोध के बावजूद, देश भर के विरोध के बावजूद शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। कहाँ पर? लाहौर में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो बहुत ही पंजाब के लोकप्रिय नेता थे शहीद भगत सिंह, जिन्हें हम शहीद के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो इन्होंने इनके साथ, शहीद भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों क्रांतिकारियों ने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। और इन्हें एक दिन पहले
फांसी पर लटकाया गया और कहाँ पर इन्हें फांसी दी गई और कब दी गई, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं। तो शहीद भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों क्रांतिकारियों को हमारे उस समय के हमारे देश का शहर लाहौर जो कि आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। उस दिन पूरे देश में उदासी छा गई और यानी जब इनको फांसी दी गई पूरे देश में एक सन्नाटा सा छा गया। पूरे देश की जनता उदास थी इनकी फांसी को लेकर। जेल में क्रांतिकारियों से बुरा व्यवहार करते थे अंग्रेज। इसके विरोध में भूख हड़ताल की गई और भूख हड़ताल के 64वें दिन क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई। इससे सारे देश को आघात पहुंचा, यानी कि जो भी कैदी हमारे देश के जो भी क्रांतिकारी लोगों को, आंदोलनकारियों को अंग्रेज जेल में बंद करते थे, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और इसके एवज में हमारे देश के कई लोगों ने भूख हड़ताल की, जिसमें से एक क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के 64वें दिन हो गई थी और इससे पूरे देश को एक बहुत ही आघात पहुंचा, यानी कि उन्हें बहुत ही दुख हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के एक बहुत ही लोकप्रिय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की, आंदोलनकारी क्रांतिकारी, इनके बारे में। तो चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव के निवासी थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर बुक में पुराना प्रिंट है इसलिए झाबुआ जिला लिखा है। पहले ये जो भावरा गांव है मध्य प्रदेश का, ये झाबुआ जिले में ही लगता था, लेकिन जब से अलीराजपुर जिला नया बना है तो अब इनका गांव अलीराजपुर जिले में आता है, भावरा गांव। तो मध्य प्रदेश के ये भावरा गांव के निवासी थे और 14 साल की उम्र से ये असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। जब इन्हें एक पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया पहली बार तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया और यानी तभी से इनके नाम के आगे आज़ाद लग गया। यानी जब इन्हें एक पुलिस वाले पर पत्थर फेंकने के जुर्म में पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया था और इनका नाम पूछा था तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था। अपने माँ का नाम, पिता का नाम, स्वयं का नाम, सभी के साथ इन्होंने आज़ाद शब्द लगाया और तब से इनके नाम के आगे आज़ाद शब्द जुड़ गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने, असेंबली में बम फेंकने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी ये जो 3 घटनाएं हैं, काकोरी कांड वाली जो कि 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी और इसके अलावा सैंडर्स को मारने और ये केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने, इन तीनों घटनाओं में या इन तीनों आंदोलनों में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घेरे जाने के कारण इन्होंने अपनी अंतिम गोली से स्वयं ही शहीद हो गए। यानी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का शहर है इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर जब पुलिस ने इन्हें घेर लिया, अल्फ्रेड पार्क में जगह थी अल्फ्रेड पार्क, जिसका आजकल नाम बदलकर नाम रख दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो वहाँ इनकी मृत्यु हुई। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के अल्फ्रेड पार्क में सुबह के समय 10:30 बजे जब ये बैठे थे तो किसी गद्दार ने अंग्रेजों को सूचना दे दी और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। और जब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया भागने का और अब लगा कि अब मेरी मौत निश्चित है, तो उन्होंने अपनी स्वयं की गोली से 5 गोलियां उन्होंने दूसरों के ऊपर खर्च की, पुलिस वालों पर, लेकिन जो एक गोली बची थी उस अंतिम गोली से इन्होंने अपनी कनपट्टी पर लगा ली। इस तरह वह अपनी स्वयं की गोली से शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन मरते मरते अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। ठाकुर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव, तीनों मध्य प्रदेश के दमोह जिले के थे। यानी कि जिनके नाम मैंने बताए हैं, ठाकुर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव, ये तीनों लोग हमारे मध्य प्रदेश के दमोह जिले के थे और ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। एक अंग्रेजी अफसर हेक्स्ट की हत्या कर दी गई। यानी ये तीनों क्रांतिकारियों के से जुड़े और इन्होंने मिलकर एक अंग्रेज अफसर हेक्स्ट की हत्या कर दी। 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को जबलपुर में फांसी दे दी गई। यानी कि जब उन्होंने हेक्स्ट की हत्या कर दी, इस घटना के एवज में 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में फांसी दी गई। पंजाब में हरिकिशन ने गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की। पंजाब में हरिकिशन ने गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की। तो पंजाब राज्य में हरिकिशन नाम का जो क्रांतिकारी था उसने गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की। 1930 में 3 जवानों जिनके नाम है विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की
राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। यानी ये पंजाब में इन तीनों जवानों ने 1930 में कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके एक पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। तो इस तरह क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे। अब हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज स्थापना और सुभाष चंद्र बोस ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सुभाष चंद्र बोस को इसी आज़ाद हिंद फौज की वजह से लोग ज़्यादा मतलब जानते हैं। वैसे बहुत ही क्रांतिकारी और गर्म दल के वो नेता रहे और उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए काफ़ी काम किया है। तो 1942 से लेकर 1945 के मध्य देश के बाहर 1942 से लेकर 1945 के मध्य देश के बाहर भारतीय स्वतंत्रता की गूंज सुनाई पड़ी। मैंने 1942 से लेकर 1945 तक हमारे देश के अलावा देश के बाहर भी स्वतंत्रता की गूंज सुनाई पड़ी और इस आंदोलन के नायक थे सुभाष चंद्र बोस। वे प्रारंभ में कांग्रेस दल के सदस्य थे, यानी शुरुआत में वह कांग्रेस दल में शामिल थे। 1939 में गांधी जी के विरोध के बावजूद भी कांग्रेस के अध्यक्ष वह चुने गए थे। यानी 1939 में सन 1939 में गांधी जी ने इनका विरोध किया, इसके बावजूद भी इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था। बाद में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और क्रांतिकारी भावना का प्रचार करने लगे। गुप्त रूप से भारत छोड़कर बर्लिन और वहां से वे जापान पहुंच गए। यानी कि वह छिपकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो छिपकर वह क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे और वह भारत छोड़कर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे और बर्लिन से वह जापान चले गए। इसी बीच रास बिहारी बोस की पहल पर कैप्टन मोहन सिंह ने ब्रिटिश सेना के उन भारतीय सिपाहियों को या भारतीय सैनिकों को जिन्हें जापानियों ने पकड़ लिया था मिलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। यहाँ पर गौर करने वाली बात है स्टूडेंट्स, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है, लेकिन वास्तव में अगर आज़ाद हिंद फौज की हम बात करें तो रास बिहारी बोस की पहल पर कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय मतलब कि उन भारतीय सिपाहियों को लेकर जिन्हें अंग्रेजों ने जापान ने पकड़ लिया था, जापान में जहां भारतीय सिपाही पकड़े गए थे उन्हें छुड़ाकर इन्होंने कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना में एक नई जान फूंकी और नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह ने की, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस इससे जुड़ गए और इस आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने एक नई जान फूंकी और फिर लोग ने उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया और इस नाम से ही वह काफ़ी लोकप्रिय हुए। तेईस अक्टूबर को आज़ाद हिंद फौज की सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई गई। कब? 23 अक्टूबर को आज़ाद हिंद फौज की सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार को सिंगापुर में बनाया गया और देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा देने की शपथ ली। यानी कि देश को आज़ाद करवाने के लिए मरते दम तक अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उन्होंने खून बहाने की कसम खाई। 1944 में आज़ाद हिंद फौज भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में सफल रही। कब? सन 1944 में आज़ाद हिंद फौज भारत की पूर्वी सीमा यानी हमारे देश की जो पूर्वी सीमा है वहां तक पहुंचने में यह सफल रही और 1944 में कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया गया। 1944 में ही कोहिमा, जो कि हमारे देश उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, वहाँ की राजधानी है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया गया। इसके पश्चात इम्फाल को घेर लिया। इम्फाल भी शहर है उत्तर पूर्व का, इम्फाल को घेर लिया गया था, लेकिन वर्षा की अधिकता और रसद की कमी के कारण उन्हें बाध्य होकर लौटना पड़ा। यानी जिस आज़ाद हिंद फौज ने भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में जो सफल रही थी और 1944 में कोहिमा में झंडा फहराया था, वह अधिक वर्षा के कारण और रसद की कमी के कारण उन्हें बाध्य होकर वापस लौटना पड़ा। नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तभी एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तुम मुझे अपने प्राण दो और मैं तुम्हें देश की आज़ादी दूंगा। तो यह नारा उनका बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। अब हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। तो साथियों, मेरे सैनिकों, आपका युद्ध घोष दिल्ली चलो होना चाहिए।
यानी नेताजी ने अपने सैनिकों को यह कहा कि साथियों, मेरे से मतलब कि सैनिकों, आपका जो युद्ध का घोष है वो ये होना चाहिए कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और मैं ये नहीं जानता कि हम में से कितने लोग स्वतंत्रता के युद्ध में जीवित रहेंगे, स्वतंत्रता का ये जो हम युद्ध लड़ रहे हैं इसमें कितने लोग जीवित रहेंगे, किंतु मैं ये अवश्य मतलब जानता हूँ कि अंत में जीत हमारी होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कितने लोग जीवित बचेंगे इसमें से जो लड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार जीत हमारी ही होगी, इतना मैं आपको मतलब कि निश्चित करना चाहता हूं। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था उस समय उनके साथ जो लोग भी उनके संगठन में शामिल थे। सन 1944 में विश्व की राजनीति में जापान की स्थिति कमजोर हो गई। कब? सन 1944 में विश्व की राजनीति जो थी उसमें जापान जो देश है उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई और आज़ाद हिंद फौज भी बिखरने लग गई। सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक वापस आ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे वह बैंकॉक से वापस आ रहे थे, तभी 1945 में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तथापि उनकी मृत्यु के संबंध में विवाद है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जब बैंकॉक से लौटकर अपने देश वापस आ रहे थे तभी सन 1945 में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही है या नहीं, इस पर हमारे देश में आज तक विवाद की स्थिति यानी संशय की स्थिति बनी हुई है। Thanks for watching.